लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ ऐसे फैक्टर्स देखे जो हमारी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को क्या कर रहे थे, अफेक्ट कर रहे थे। वहां पर हमारा एक फैक्टर बचा हुआ था, प्रेशर। चलिए देखते हैं कि प्रेशर हमारा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को किस तरह से अफेक्ट करता है। लास्ट लेक्चर में नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया था एड्सॉर्प्शन पर कि नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट को चेंज करने से किस तरह से हमारा एड्सॉर्प्शन की रेट चेंज होगी, टेम्परेचर को चेंज करने से हमारी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन किस तरह से चेंज होगी। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब आपने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा तो वहां पर आपने प्रेशर को फिक्स करा है, मतलब प्रेशर वहां पर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, सिर्फ आपने टेम्परेचर को चेंज किया था और रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को देखा था कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रही है या कम हो रही है। आज अपन बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। अगर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो एक बात तो साफ है कि यहां पर भी अपन क्या करने वाले हैं, टेम्परेचर को क्या करने वाले हैं, फिक्स कर दिया। टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। अब सिर्फ प्रेशर को चेंज करेंगे और रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को देखेंगे कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन किस तरह से चेंज हो रही है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को बताने के लिए यार हमारे पास अलग अलग आइसोथर्म है। सबसे पहला जिसने एक्सप्लेन किया था वो है हमारे पास फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, फ्रेंडलिच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बनाया। आइसोथर्म का सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा ग्राफ बनाया उन्होंने रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर के बीच में, जिसमें आप उन्होंने क्या करा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, इसलिए उसका नाम पड़ा आइसोथर्म। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने एक ग्राफ बनाया है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर के बीच में। उनके लिए जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आया था यार। ग्राफ कुछ इस तरह से था कि पहले ये बढ़ रहा था, पहले क्या हो रहा था, ये बढ़ रहा था भाई। ठीक है, फिर यहां पर आके वो क्या हो गया, फिर वो कांस्टेंट हो गया। यहां पर आकर इस तरह से प्रेशर को बढ़ा रहे हो, पहले बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो रहा है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, उन्होंने इस ग्राफ को समझाने के लिए एक इक्वेशन भी थी। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी x अपॉन m इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन एन। ठीक है, पी की पावर 1 अपॉन एन। उन्होंने अलग अलग केस बनाए। क्या क्या केस थे, पहला केस बनाया जब 1 अपॉन एन की वैल्यू क्या है, 0 है। 1 अपॉन एन की अगर वैल्यू 0 है तो वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, तो x अपॉन एम इक्वल टू के पी की पावर 0। अगर p की किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। मतलब x अपॉन एम इक्वल टू के, और k तो कांस्टेंट होता है। तो यहां पर ये जो ग्राफ आ रहा है, यहां पर ये वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये वाला जो एंड वाला ग्राफ है, यहां पर जो 1 अपॉन एन की वैल्यू है वो कितनी है, यहां पर 0। अगर 1 अपॉन एन की वैल्यू पुट करोगे तो x अपॉन एम कांस्टेंट है, तो यहां पर भी कांस्टेंट आ रहा है। और दूसरा केस उन्होंने बनाया जब 1 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहां पर उन्होंने वैल्यू में पुट करा x अपॉन एम इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन एन की जगह 1 पुट करा। तो यहां से x अपॉन एम क्या आया भाई, इक्वल टू के पी। अगर k तो कांस्टेंट है तो x अपॉन एम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा आपका, जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका x अपॉन एम भी बढ़ना चाहिए। तो यहां पर ये जो ग्राफ है आपका, यहां पर ये जो ग्राफ आ रहा है आपका, ये वाला, आप ये मार्कर से मैंने मार्क कर रहा हूं, तो ये जो ग्राफ है वहां पर 1 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है भाई, यहां पर 1 अपॉन एन की वैल्यू 1 है, ये ध्यान रखें। अब ये वाला जो बचा हुआ ग्राफ है ना, यहां पर 1 अपॉन एन की वैल्यू क्या है भाई, 0 से तो ज्यादा है लेकिन 1 से क्या है, कम है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, 0 से तो ज्यादा है लेकिन 1 से क्या है, कम है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर 1 से कम है। ठीक है, यहां पर इस तरह का आपके पास एक ग्राफ आया है x अपॉन एम वर्सेस प्रेशर के बीच में। उन्होंने एक इक्वेशन भी दी है, x अपॉन एम इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन एन। ये फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म था। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है log x अपॉन एम इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन एन log p। सपोज कि अगर मुझे एक ग्राफ बनाना पड़े किस किस के बीच में, log x अपॉन m वर्सेस log p के बीच में, तो मैं क्या करता हूं, log x अपॉन m को y एक्सिस पर लेता हूं, log p को x एक्सिस पर लेता हूं, तो ये आपका 1 अपॉन m क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, और log k क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन आपके पास एक ग्राफ आएगा। अगर आप एक ग्राफ बनाते हो log x अपॉन m वर्सेस log p में, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जिसका
जिसका जो tan थीटा रहेगा, जिसकी जो स्लोप रहेगी tan थीटा रहेगा, जो स्लोप रहेगी उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1/n, और जो इंटरसेप्ट रहेगा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी log k। इस बात का, इस ग्राफ को याद रखेंगे क्योंकि ग्राफ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है यार, ठीक है। तो इस ग्राफ को याद रखने की कोशिश करेंगे। अब इस ग्राफ से क्या क्वेश्चन बनेगा, किस तरह का क्वेश्चन बनेगा उसकी बात करते हैं। देखो इस ग्राफ से कुछ इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होता है। क्वेश्चन है इस तरह से कि द ग्राफ बिटवीन log x/m and log p is a straight line inclined at angle 45 degree with intercept 0.30. What will be the rate of adsorption at pressure 4 atm? कि आपने एक ग्राफ बनाया है log x/m वर्सेस log p में, जो स्ट्रेट लाइन है, जो कितने एंगल पर इंक्लाइंड है 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है, और उसका इंटरसेप्ट 0.30 है। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा 4 atm के प्रेशर पर। नॉर्मल सी बात है, अपन इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन है log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। ठीक है, आपने ग्राफ बनाया है log x/m और log p पर, तो आपका जो स्लोप होगा वो 1/n हो जाएगा और log k क्या होगा, आपका इंटरसेप्ट होगा। तो यहां पर अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप का मतलब tan थीटा, और थीटा कितना गिवन है 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो 1 किसके बराबर आएगा, स्लोप दैट इज 1/n के बराबर। तो 1/n की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। और हमको बताया गया कि इंटरसेप्ट कितना है भाई 0.30, और इंटरसेप्ट कौन है हमारे पास log k की वैल्यू कितनी है 0.30। तो k की वैल्यू कितनी होगी, अगर एंटी लॉग लें तो कितना आएगा भाई 2, तो k क्या हो गया 2। तो यहां पर अपन x/m इक्वल टू k p की पावर 1/n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x/m मतलब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, k की वैल्यू कितनी है 2, और प्रेशर की वैल्यू कितनी है 4 atm, और 1/n की वैल्यू कितनी आ रही है 1। पुट करा तो x/m की वैल्यू कितनी आई 8। तो यहां पर जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन आने वाली है वो कितना आ जाएगा भाई 8। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां से ग्राफ से कुछ इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होगा। यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है यार, क्वेश्चन बनता है कि एक ग्राफ बना दिया जाता है किस किस के बीच में, x/m वर्सेस प्रेशर के बीच में अलग अलग ग्राफ बना दिया जाता है अलग अलग टेम्परेचर पर, ठीक है। ये T1 टेम्परेचर पर ग्राफ बनाया है, T2 टेम्परेचर पर ग्राफ बनाया है, T3 टेम्परेचर पर ग्राफ बनाया है। आपसे कहा जाता है कि यहां पर जो टेम्परेचर है उनका ऑर्डर क्या है, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा टेम्परेचर कम है, आप बताइए, ठीक है। इस ग्राफ को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। यहां पर देखो कि अगर मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूं, यहां पर से अगर मैं लाइन बना देता हूं, तो यहां पर इस पॉइंट पर आकर आप बात कर रहे हो तो इस पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट है भाई, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट होगा यहां पर। तो यहां पर देख रहे हो कि T3 टेम्परेचर पर x/m ये है, T2 टेम्परेचर पर x/m ये है, और T1 टेम्परेचर पर x/m ये है। तो आप देख रहे हो कि T1 टेम्परेचर पर x/m सबसे ज्यादा आ रहा है, और आप जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से x/m कम हो रहा है। तो T1 टेम्परेचर बहुत छोटा होगा, सबसे छोटा टेम्परेचर यही होगा, क्योंकि यहां पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा आ रहा है। तो यहां पर अपन ऐसा लिख सकते हैं कि T1 टेम्परेचर सबसे छोटा, उससे ज्यादा T2, और उस सबसे ज्यादा क्या होगा T3, क्योंकि T3 पर हमारा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन सबसे कम है, तो वो टेम्परेचर क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अब फ्रेंडलेस एड्सॉर्प्शन में कई सारी कमियां थी, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कोई नई चीज आती है तो उसकी कमियां भी आती हैं। तो फ्रेंडलेस एड्सॉर्प्शन में कई सारी कमियां थी, वो कमियां क्या थी उनकी बात करते हैं, ठीक है। उन्होंने सबसे पहली जो कमी थी उनके आइसोथर्म में वो ये थी कि वो कांस्टेंट बिहेवियर ऑफ गैस एट हाई प्रेशर को समझा नहीं पा रहे थे, ठीक है, कि ज्यादा प्रेशर पर x/m जो है वो कांस्टेंट क्यों हो गया, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट क्यों हो गई। आप तो बोल रहे थे प्रेशर बढ़ाने से रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन आप जब हाई प्रेशर की बात कर रहे हो वहां पर तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वहां तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द कांस्टेंट बिहेवियर ऑफ गैस एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर जो कांस्टेंट बिहेवियर है गैस का, उसको समझाने में थोड़े से नाकाम रहे भाई ये। दूसरा कि ये जो मॉडल है फ्रेंडलेस एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो सिर्फ
मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन, दैट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए ही काम करता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए काम नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दिस मॉडल इज लिमिटेड ओनली फॉर मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन जिसे आप बोलते हो उसके लिए ही एप्लीकेबल होता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन या कीमो एड्सॉर्प्शन पर जाकर ये फेल हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स कि कांस्टेंट हाई प्रेशर पर कांस्टेंट बिहेवियर क्यों है भाई गैस का, दूसरा कि ये जो मॉडल है वो सिर्फ फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए काम करता है। ये दो एड्सॉर्प्शन ड्रॉबैक आपको याद रखने। नेक्स्ट जो आता है इनके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए वो आए आपके पास लैंगम्योर ने भी अपना एक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दिया। तो नेक्स्ट आपके पास है लैंगम्योर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी, वही ग्राफ आएगा भाई प्रेशर पर। तो उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी, इक्वेशन थी x अपॉन m इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP। यहां पर A और B क्या है, कांस्टेंट है, इस बात का ध्यान रखोगे। उन्होंने बोला कि हाई प्रेशर पर कांस्टेंट क्यों है भाई, कि वेरी हाई प्रेशर की अगर बात करें तो वेरी हाई प्रेशर पर जो नीचे वाला टर्म है 1 प्लस BP, उसमें जो BP रहेगा वो बहुत ज्यादा होगा 1 के रेस्पेक्ट में। तो आप 1 को वहां से क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x अपॉन m इक्वल टू AP अपॉन BP। और यहां से आप प्रेशर से प्रेशर कैंसल आउट कर सकते हो। तो x अपॉन m क्या हो जाएगा, AB, और AB तो क्या है, कांस्टेंट है। तो हाई प्रेशर पर जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। उन्होंने बोला कि लो प्रेशर पर क्या होता है यार, लो प्रेशर पर क्या होता है, वेरी लो प्रेशर पर जो आपका नीचे वाला टर्म है 1 प्लस BP, उसको देखना कि वेरी लो प्रेशर पर जो 1 होगा वो बहुत ज्यादा होगा किसके रेस्पेक्ट में, BP के रेस्पेक्ट में। तो आप 1 प्लस BP को लगभग क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, x अपॉन m इक्वल टू AP अपॉन 1। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये जो ग्राफ आ रहा है, ये जो ग्राफ आ रहा है, ये वाला जो ग्राफ है भाई देखना, इसे ग्राफ को मैं लेकर आ रहा हूं। ये जो ग्राफ है आपके पास, ये जो ग्राफ आ रहा है भाई, अलग कलर का मैं मार्कर ले लेता हूं, उससे थोड़ा सा समझ आएगा आपको, ठीक है। ये जो ग्राफ है भाई, ये जो ग्राफ आ रहा है, ये वाला, ये आपका लो प्रेशर पर आ रहा है, और ये जो ग्राफ है आपका वो क्या आ रहा है, हाई प्रेशर पर आ रहा है, ठीक है। तो उनको उन्होंने समझाने की कोशिश करी है लैंगम्योर ने, ठीक है, अलग अलग इक्वेशन से। ये इक्वेशन लैंगम्योर की है, कौन सी है आपके पास, x अपॉन m इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP। इस बात का ध्यान रखेंगे, वेरी हाई प्रेशर पर जो BP होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा, और लो प्रेशर पर जो आपका BP होगा वो वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये प्रेशर का इफेक्ट है, प्रेशर के इफेक्ट से क्वेश्चन बनता है, इक्वेशन बनती है, ध्यान रखना है। फ्रेंडलिच से भी क्वेश्चन आता है, फ्रेंडलिच की जो इक्वेशन है वहां से जो क्वेश्चन फ्रेम होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 4 फैक्टर हैं जो हमारे एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, टेम्परेचर का इफेक्ट और प्रेशर का इफेक्ट। ये टोटल 4 फैक्टर जो हमारे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, या तो बढ़ाएंगे या कम करने की कोशिश करेंगे। अब यहां से किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो सब आप जानते हैं, अपन ने कर लिए हैं प्रैक्टिस। अब ये जो एड्सॉर्प्शन वाला पार्ट है वो यहां पर आकर खत्म होता है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन से जो भी न्यूमेरिकल बनने वाला है, मेनली आपका पहला डिफरेंस बनता है फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन में, और दूसरा फैक्टर से क्वेश्चन बनता है, और जो एमसीक्यू है वो बनता है डेल्टा H, डेल्टा S और डेल्टा G के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन फ्रेम होना है वो आपके यहां से सॉल्व हो जाएगा अगर आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हो।